डकोटा यंग ने 30 मई 2016 की दोपहर 3:15 पर बस से उतरते ही अपनी गहरी भूरी आंखों से चारों ओर नजर दौड़ाई। यह उसके लिए पहली बार नहीं था जब वह किसी कहानी की तह तक जाने निकली हो, लेकिन आज का दिन अलग था। उसने अपने बाल एक टाइट पोनीटेल में बांध रखे थे, जो उसके व्यवस्थित और गंभीर व्यक्तित्व को दर्शा रहे थे। हमेशा की तरह उसकी काली फ्रेम वाली चश्मे की नोक उसकी नाक से नीचे खिसकने लगी, जिसे उसने उंगलियों से वापस ऊपर खींचा। सामने खड़ा लकड़ी का एक पुराना साइन बोर्ड उसकी ओर ध्यान खींच रहा था। साइन बोर्ड के ऊपरी हिस्से में बड़े क्रीम रंग के अक्षरों से लिखा था, हैप्पी एंडिंग्स रिजॉर्ट, और उसके ठीक नीचे एक जर्जर सा बैनर लटक रहा था, जिस पर लिखा था, हमारी 40वीं सेवा वर्षगांठ 2016। डकोटा ने गहरी सांस ली। ताजा हवा के साथ उसके अंदर एक नई ऊर्जा ने जगह बना ली। उसने अपनी बैग की स्ट्रैप को कसकर पकड़ा और साइन बोर्ड के बगल से गुजरती हुई आगे बढ़ी। रास्ते में उसके हर कदम पर उसके बैग का पट्टा उसकी जांघ से टकरा रहा था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके जूते नीचे की कंकड़ भरी सड़क पर चरमराने की आवाज कर रहे थे। कैंप ग्राउंड के चारों ओर सन्नाटा था। लोग या तो झील के पास समय बिता रहे थे या अपने अपने केबिन में आराम कर रहे थे। रास्ते में छोटे छोटे केबिन बने हुए थे और हर कुछ केबिन के बाद घास पर तरह तरह के ट्रेलर खड़े हुए थे। यह जगह डकोटा को अजीब सा रोमांच महसूस करा रही थी। लगभग 1.5 मील पैदल चलने के बाद वह एक पुराने रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास पहुंची। दरवाजे पर लकड़ी की एक छोटी खिड़की थी, जिस पर रंग बिरंगे फ्लायर्स चिपके हुए थे। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। वहां की खामोशी में उसने एक मिनी फ्रिज देखा, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए थे। बिना ज्यादा सोचे उसने एक सोडा की बोतल उठाई और उसे अपने बैग में डाल लिया। काउंटर पर पहुंचकर उसने एक घंटी बजाई। घंटी की हल्की आवाज ऑफिस की दीवारों से टकराकर लौट आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने घंटी दोबारा बजाई। पीछे के कमरे से एक छोटी गोल मटोल महिला बाहर आई। उसकी चाल में धीमापन और चेहरे पर दयालु मुस्कान थी। नमस्ते, महिला ने कहा। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? डकोटा ने अपने बैग से एक प्रेस पास निकाला और महिला को दिखाते हुए कहा, डकोटा यंग, मैं सन जर्नल की पत्रकार हूं और आपके कैंप पर एक स्टोरी लिखने आई हूं। महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपका स्वागत है मिसेस यंग। डकोटा ने तुरंत उसे टोका, मिस यंग। यह उसके साथ अक्सर होता था। उसकी गंभीर शक्ल और प्रोफेशनल अंदाज की वजह से लोग उसे उसकी उम्र से बड़ा समझ लेते थे। महिला ने दीवार पर टंगे नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने आपको केबिन 22A में रखा है। उसने रैक से चाबी निकालकर डकोटा को दी। डकोटा ने चाबी की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, क्या मैं केबिन 20C ले सकती हूं? महिला के चेहरे पर कुछ देर के लिए उलझन के भाव आए, लेकिन फिर उसने सहजता से जवाब दिया, आपकी किस्मत अच्छी है, यह आज सुबह ही खाली हुआ है। उसने वह चाबी वापस रैक पर रखी और 20C वाली चाबी निकाली। यह झील के दक्षिण में है, सबसे आखिरी केबिन। डकोटा ने चाबी ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, मुझे यकीन है कि यह जगह मेरे लिए बहुत खास होगी। डकोटा जब केबिन 20D की ओर बढ़ने लगी तो उसे यह एहसास हुआ कि इस कैंप में कुछ अलग है। हवा में एक रहस्य था और हर कदम उसे अपने सवालों के जवाब के करीब ले जा रहा था। इस जगह का नाम हैप्पी एंडिंग्स रिजॉर्ट था, लेकिन डकोटा के दिल में यह सवाल गूंज रहा था कि क्या हर कहानी वाकई खुशी के अंत तक पहुंचती है? यह सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, यह एक रहस्य की शुरुआत थी। डकोटा ने महिला का शुक्रिया अदा किया और रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर निकली और महिला की नजरों से दूर हुई, उसने अपने बैग में हाथ डाला और वहां से सोडा की बोतल निकाल ली। इसके बाद उसने अपने बैग में पड़े उस नक्शे को खोजना शुरू किया, जिसे उसने बस से उतरने से पहले तह करके बैग के सबसे नीचे रख दिया था। डकोटा का बैग उसके छोटे छोटे रहस्यों और जरूरी सामान से भरा हुआ था। उसमें वह नक्शा, एक कॉम्पोजिशन नोटबुक, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना विलमिंगटन के क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम का ब्रोशर, जो उसकी मेजर थी, एक पैक मार्लबोरो रेड सिगरेट जिसमें एक लाल लाइटर रखा था,
और एक किताब जो साधारण भूरे कागज में लिपटी हुई थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसने अपनी नोटबुक के नीचे से नक्शा निकाल लिया। उसने नक्शे को अपनी जीन्स पर रखकर सीधा किया और फिर उसे अपने सामने फैलाया। नक्शे पर कैबिन 20C को गोल घेरे में चिह्नित किया हुआ था। वह जानती थी कि केबिन तक पहुंचने का रास्ता लंबा है, लेकिन वह बिना वक्त बर्बाद किए तेज कदमों से नक्शे के मुताबिक ट्रेल पर चल पड़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, रास्ता शांत और निर्जन हो रहा था। उसके बैग में रखी किताब, सिगरेट और नक्शा किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा लग रहे थे। कैबिन 20 का सफर सिर्फ एक ट्रेल पर चलने जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे रहस्य के करीब जा रही हो। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं थी, यह कुछ छिपे हुए सच का पीछा करने का सफर था। डकोटा ने कैबिन 20C का दरवाजा खोला। उसके हाथ तुरंत उसके बैग की तरफ बढ़े और उसने भूरे कागज में लिपटी एक किताब बाहर निकाली। पूरा कैबिन लकड़ी का बना हुआ था, जिसमें फर्श से लेकर दीवारें तक सब कुछ लकड़ी का था। सामने की ओर कोई खिड़की नहीं थी। दरवाजा बंद करने के बाद उसने बैग को अपने पैरों के पास गिरा दिया और उसे पार करते हुए कैबिन के अंदर चली गई। कमरे के भीतर अंधेरा छाया हुआ था। बस एकमात्र खिड़की से हल्की रोशनी कमरे को थोड़ा बहुत उजाला दे रही थी। उसने छत से लटक रही एक चेन खींची, जिससे एक बल्ब टिमटिमाते हुए जल उठा। बल्ब की हल्की रोशनी में उसने कमरे का निरीक्षण किया। यह एक साधारण कमरा था। खिड़की के नीचे एक लकड़ी की मेज और उसके सामने एक सिंगल बेड रखा हुआ था। डकोटा ने किताब को मेज पर रखा और उसे कुछ पल घूरती रही। फिर उसने किताब के चारों ओर चिपकी टेप को सावधानी से हटाना शुरू किया। जब टेप हट गई तो उसने कागज को बीच से फाड़ दिया, जिससे अंदर छिपी किताब बाहर नजर आने लगी। वह ठहर गई। उसकी नजर किताब के काले कवर पर टिक गई, जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, बियॉन्ड द 7 डोर्स। डकोटा ने किताब के कवर से अपनी नजरें नहीं हटाई। वह धीरे धीरे मेज की कुर्सी पर बैठ गई। किताब खोलने से पहले उसने एक पल के लिए संकोच किया। फिर उसने धीरे से किताब खोली। उसके पन्ने बिल्कुल साफ सुथरे और सफेद थे और उन्हें पलटने पर एक हल्की सी सरसराहट की आवाज हुई। डकोटा ने पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। दरवाजे हमेशा केवल रास्ता नहीं होते, कभी कभी वे रहस्य के लिए एक निमंत्रण होते हैं। यह शुरुआत थी न केवल किताब की, बल्कि एक ऐसे सफर की जो उसे अतीत और भविष्य के बीच कहीं ले जाने वाला था। डकोटा ने किताब का पहला पन्ना खोला और उसकी आंखें वहां लिखे शब्दों पर टिक गई। कैबिन 20C सबसे दक्षिण में स्थित है। यह अन्य सभी कैबिन से सबसे दूर है। यह कैबिन बाकी कैबिन से अलग है। कमरे में खिड़की के नीचे बिछे कारपेट के नीचे एक दरवाजा है जो जमीन के भीतर की ओर जाता है। यह दरवाजा किसी कुएं की तरह लगता है, लेकिन यह कुआं नहीं है। यह पृथ्वी के केंद्र की ओर एक द्वार है। पृथ्वी का केंद्र असल में मौजूद है और वहां बाइबल में वर्णित नरक का अस्तित्व है। सिर्फ बच्चे ही इस द्वार से 7वें दरवाजे के आगे आखिरी 8वें दरवाजे तक जा सकते हैं। किसी को नहीं पता कि 8वें दरवाजे के पीछे क्या है या क्या वास्तव में 8वां दरवाजा मौजूद है। जो लोग इस सफर पर जाते हैं, केवल वे ही 7 दरवाजों के बारे में जानते हैं। बच्चे मासूम और सरल स्वभाव के होते हैं। उन्हें वही करना आता है जो उन्हें बताया जाए। वे केवल वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है। डकोटा ने यह पढ़ते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह अजीब और रहस्यमय था। पन्ना यहीं खत्म हो गया। उसने पन्ना पलटा, लेकिन अगला पेज खाली था। उसने तीसरे पन्ने पर देखा, जहां बीच में बड़े अक्षरों में लिखा था, अध्याय 1। डकोटा ने चौथा पन्ना पलटा, जहां कहानी आगे बढ़ रही थी। उसने पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके मन में सवाल घूमने लगे। यह कैबिन, ये दरवाजे और यह नरक तक का रास्ता क्या सचमुच मौजूद था? यह केवल एक किताब नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, या शायद एक निमंत्रण। बियॉन्ड द 7 डोर्स। केट और कॉनर रॉबिन्सन मई की सबसे ठंडी रातों में से एक में फैमिली रूम की खिड़की के शीशे पर अपनी नाक टिकाए बैठे थे। वे खिड़की के नीचे रखी कुर्सी पर अपने घुटनों के बल बैठे थे और देख रहे थे कि उनके माता पिता की कार की हेडलाइट्स
सड़क पर चमकती हुई धीरे धीरे ड्राइववे तक पहुंची और फिर अंधकार में गायब हो गई। बच्चे बारिश को लगातार गिरते हुए देख रहे थे। तभी उनके पीछे से गला खंखारने की आवाज आई। केट ने झटके से सिर घुमाया, जिससे उसकी लंबी भूरे रंग की पोनीटेल उसके जुड़वां भाई कॉनर की ठुड्डी से टकराई। उनके पीछे एक बूढ़ी औरत फैमिली रूम के बीचों बीच खड़ी थी। उसके घुंघराले चांदी जैसे बाल सख्त और स्थिर लग रहे थे। वह लीलाक रंग की पैंट और फूलों वाले टॉप में सफेद जूतों के साथ साधारण कपड़ों में थी। उस बूढ़ी औरत ने एक मुस्कान दी जो बच्चों को लगभग डरावनी लगी। चलो, एक छोटा सा एडवेंचर करते हैं, उसने उत्साह से ताली बजाते हुए कहा। कौन एडवेंचर पर जाना चाहता है? फिर उसने खुद ही मजाक में अपना हाथ ऊपर उठा लिया। उसके अजीब हाव भाव ने बच्चों को असहज कर दिया, लेकिन वे फिर भी उसके साथ चले गए। बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाने के बाद वह औरत, जिसका नाम जॉर्जिना कॉलिंस था, काफी दूर तक गाड़ी चलाती रही। आखिरकार वह एक हल्की रोशनी वाले पार्किंग एरिया में पहुंची। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बच्चों को बाहर निकाला। तारीख थी 30 मई 2013 और गाड़ी के डैशबोर्ड पर घड़ी का समय 6:13 शाम को दिखा रही थी। जॉर्जिना ने बच्चों का हाथ पकड़ा, कैट का एक और कॉर्नर का दूसरा, और उन्हें सड़क के अंत तक ले गई। वहां से वे एक कच्ची सड़क की ओर बढ़े जो जंगलों की ओर जा रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते रहे, केट ने अपने दिमाग में केबिन गिनने शुरू कर दिए। वह यह जानना चाहती थी कि वे अपनी गाड़ी से कितनी दूर जा रहे हैं और वापस आने में उन्हें कितने केबिन पार करने होंगे। लेकिन बच्चों को डरने की क्या जरूरत है? उन्हें डरने का कोई कारण क्यों होगा, खासकर इस बात का कि वे वापस आ पाएंगे या नहीं। जॉर्जिना उन्हें एक बोर्ड के पास से लेकर गई जिस पर लिखा था, हैप्पी एंडिंग्स रिजॉर्ट। डकोटा ने किताब को कुछ देर तक घूरा। उसे लगा कि लेखक बहुत गुस्से में है और शायद थोड़ा सिनिकल भी, जैसे वह कुछ लिखने से नाखुश हो या फिर यह किसी पागल इंसान का डायरी हो। उसने फिर से किताब का कवर देखा, लेखक का नाम या कोई उपनाम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से पन्ने की तरफ देखा, फिर से पढ़ना जारी रखा। केट और कॉनर की पजामे की मुड़ी हुई किनारियां मिट्टी में घसीटती हुई सड़क पर चल रही थी, क्योंकि वे नंगे पैर थे। उनके पैरों पर पत्थर चुभ रहे थे और केट हर कुछ कदम पर उछल पड़ती, क्योंकि हमेशा एक ऐसा पत्थर होता जो बाकी से ज्यादा दर्द देता। वह औरत उन्हें झील के पास एक केबिन में ले गई और अपनी जेब से एक चाबी निकाली। उसने चाबी को ताले में डाला और दरवाजा खोल दिया। वे सब अंधेरे में अंदर चले गए। केवल रोशनी केबिन के दूसरी ओर की खिड़की से आ रही थी। जॉर्जिना घुटनों के बल बैठ गई और बच्चों को भी नीचे खींच लिया। केट तब घबरा गई जब उस औरत के नाखून उसके हाथ से छूने लग गए। चलो, एक खेल खेलते हैं, जॉर्जिना ने अपनी जैकेट उतारते हुए कहा। इस बार कॉनर असहज महसूस करने लगा। क्या कोई यहां खिड़कियों की गिनती कर सकता है? औरत ने कहा। केट फर्श पर आकर क्रॉस लेग्स बैठ गई, जबकि कॉनर घुटनों के बल बैठा था। 1। कॉनर ने तुरंत जवाब दिया। जुड़वां बच्चे केवल 7 साल के थे, लेकिन गिनती करना जानते थे। बहुत अच्छा, जॉर्जिना ने कहा, जैसे एक चौथी कक्षा की गणित शिक्षिका अपने छात्र को शाबाशी देती है। कॉनग्रेट्स कॉनर। उसने उसके सिर पर हाथ थपथपाया, जैसे वह कोई पालतू कुत्ता हो। कितने दरवाजे हैं कमरे में? उसने पूछा। 2, केट ने जवाब दिया। एक बाथरूम का दरवाजा और दूसरा मुख्य दरवाजा। जॉर्जिना खड़ी हो गई और खिड़की के पास चली गई। कितने दरवाजे बंद हैं? उसने पूछा। कॉनकर ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। सारे? सही। जॉर्जिना ने उसकी पीठ थपथपाई और फिर अगले सवाल की ओर बढ़ी। अब यह सवाल थोड़ा मुश्किल है। वह रुकी। घर के नीचे कितने दरवाजे हैं? 10 सेकंड तक दोनों बच्चे चुप रहे, एक दूसरे को घूरते हुए। तुम नहीं जानते? जॉर्जिना ने मजाक में कहा। तो मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा। उसने कारपेट को खींचते हुए एक जोर की आवाज की। दोनों बच्चे चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखे। यहां नीचे एक जादुई दरवाजा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा और कारपेट को हटाया। फर्श में कारपेट के नीचे एक दरवाजा था, जिस पर एक धातु का पुल हैंडल था। वह एक डरावनी परिकथा के ट्रैपडोर जैसा दिख रहा था।
बच्चे खड़े होकर उस जगह पर आए जहां औरत खड़ी थी। वह दरवाजे के पास झुकते हुए बच्चों की तरफ देखा। इस कमरे में कहीं चाबियां हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कौन सबसे पहले इन्हें ढूंढ सकता है? कुछ मिनटों की तलाश के बाद केट चाबियों का गुच्छा लेकर वापस लौटी। कॉनर ने भी दावा किया कि उसने मदद की थी, लेकिन उसकी बहन के बड़े अहंकार के कारण वह दावा सफल नहीं हो सका। जॉर्जिना ने चाबियों का गुच्छा केट से छीन लिया और उनका निरीक्षण किया। चाबियों के हर गुच्छे पर एक गोल स्टिकर था, जिस पर नंबर 1 से 8 तक के अंक लिखे हुए थे। कुछ देर बाद उसने चाबियां वापस केट को दे दी। तुमने इन्हें ढूंढ लिया, उसने कहा, और फिर केट को दरवाजे के पास घुटनों के बल बैठने को कहा। इसे खोलो, उसने आदेश दिया, और उसकी आंखों में चांदनी की चमक थी। बच्चे उसे खोलने में सफल हो गए। वह एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जिसका वजन घर के तूफान सेलर के दरवाजे जितना था। तीनों ने नीचे झांका, जहां बच्चों को एक गहरे, लगभग अंधेरे गड्ढे जैसा कुछ दिखाई दिया, जो करीब 4 फीट चौड़ा था। यह एक कुआं है, केट ने कहा। सूखा कुआं, कॉनर ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। असल में यह एक सुरंग थी, बहुत गहरी सुरंग। जॉर्जिना ने केट का हाथ पकड़ा। वहां से वो रस्सी पकड़ो, उसने कहा, और लगभग केट को गड्ढे के ऊपर से उठा दिया। जब उसे हल्का नीचे उतारा गया तो केट चीख पड़ी। कॉनर ने जॉर्जिना का हाथ पकड़ लिया, उसे रोकने की कोशिश में। मुझे नीचे भेजो, उसने जोर देकर कहा। मैं इसे पकड़ सकता हूं। पुरानी औरत के हाथ के अलावा उसे संभालने के लिए कुछ भी नहीं था, और कॉनर ही वह था जिसे सुरंग में नीचे भेजा गया। उसे पता था कि वह बहादुर है, और वैसे भी वह चाहता था कि उसकी बहन को कुछ न हो। उसके पिता ने हमेशा कहा था कि उसे अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए, भले ही वह तकनीकी रूप से छोटा जुड़वा भाई था। कॉनर को रस्सी के साथ ऊपर खींचा गया। रस्सी के सिरे पर लकड़ी की एक बड़ी बाल्टी जैसी चीज बंधी थी। जैसे ही कॉनर जमीन पर वापस आया, बूढ़ी औरत ने दोनों को बाल्टी के अंदर जबरदस्ती बैठा दिया। अंदर जाओ, उसने सख्ती से कहा। केट और कॉनर ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। रस्सी से बंधी यह बाल्टी करीब 3 फीट चौड़ी थी, जिसमें दोनों बच्चे बैठ तो गए, लेकिन काफी असहजता महसूस कर रहे थे। जॉर्जिना भी उनके पीछे चढ़कर बाल्टी में खड़ी हो गई। जब वह उन्हें गड्ढे में नीचे उतारने लगी, तो बच्चों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन दोनों के दिल में एक ही डर था कि शायद वे अब कभी यहां से बाहर नहीं आ पाएंगे। डकोटा ने किताब बंद की और उसे दूर धकेल दिया, एक झटका महसूस करते हुए। यह उसे असहज रूप से उसकी छोटी बहन के साथ हुए घटना की याद दिला रहा था। वह आसानी से छोटी डायना की कल्पना कर सकती थी, जो एक अजनबी औरत के द्वारा गड्ढे में खींची जा रही थी। यह दृश्य उसे बीमार कर रहा था, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जैसे ही वह उठ खड़ी हुई। डेस्क पर रखी कुछ चीजें नीचे गिर पड़ी जब वह संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसका सिर दर्द करने लगा, और वह बाहर स्टम्बलिंग करते हुए जा पहुंची। उसने अपना संतुलन खो दिया और लकड़ी की चबूतरे पर गिर पड़ी। वह वहीं बैठ गई और अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि अपनी प्यारी छोटी बहन की उन तस्वीरों को रोक सके, जो महज 9 साल की थी जब उसकी मौत हुई थी। वह उस समय गायब हो गई थी जब उसे एक बेबीसिटर के हवाले किया गया था, और 2 महीने बाद साउथ कैरोलिना में उनके घर के पास एक खेत में नग्न और बुरी तरह झलकर मरी हुई पाई गई। डकोटा की मां, डिटेक्टिव फियोना यंग, उन 9 अन्य लापता बच्चों के मामलों की जांच कर रही थी। फियोना उस रात देर से घर आई थी जब डायना गायब हुई थी। फियोना को घर में खालीपन मिला था, और जब उसने डकोटा के फोन पर कॉल किया, डकोटा यह नहीं समझा पा रही थी कि डायना घर में क्यों नहीं थी। 2 महीने बाद डायना को फियोना और उसके साथी डिटेक्टिव रॉय मैकडॉनल्ड द्वारा खोजा गया। डायना की बंद ताबूत में होने वाली अंत्येष्टि के अगले दिन वह बहुत बुरी तरह जल चुकी थी, इसलिए उसे खुले ताबूत में नहीं रखा गया। फियोना ने ऊपर के बाथरूम में अपनी जान ले ली। डकोटा उस समय लगभग 20 साल की थी जब उसकी मां की मौत हुई, और उसकी मां के अंतिम संस्कार पर डकोटा की दादी मैरी ने उसे अकेला खड़ा पाया। मैरी ने एक आह भरी और डकोटा के कंधे पर हाथ डाला।
कोई मां कभी अपने बच्चे को दफनाने के लिए तैयार नहीं हो सकती, उसने कहा। एक मां को कभी भी अपने बच्चे को जमीन में भेजने वाला नहीं होना चाहिए। मैरी डकोटा के पिता की मां थी। उसके पिता एंटोनियो की 3 साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस एक साल में 2013 में डकोटा ने अपनी मां, अपनी बहन और अपनी मातृदादी को खो दिया था। जैसे ही डकोटा लकड़ी की चबूतरे से उठी, उसका सिर फिर से घूमने लगा। आंसू उसकी आंखों में भर आए, क्योंकि उसने एक साथ कई भयानक चित्रों को अपने मन में लाने की कोशिश की। जब उसने कदमों की आवाज सुनी, तो उसने अपनी आंखें पोंछी और ऊपर देखा, जहां एक आदमी खड़ा था। वह लगभग 6 फीट लंबा था और उसके काले बाल उसके कंधों तक लटक रहे थे। उसकी भूरी आंखें एक नीची बेसबॉल कैप के नीचे छिपी हुई थीं, लेकिन उसका चेहरा जो वह देख सकती थी, वह आकर्षक था। उसके पास एक छोटा काला दाढ़ी था, जो उसके तेज जबड़े को अच्छी तरह से ढक रहा था, और उसने एक टैंक टॉप पहना था, जिससे उसकी मजबूत बाइसेप्स झलक रही थी। एकमात्र अजीब बात यह थी कि उसने काले चमड़े के मोटे दस्ताने पहने थे, जबकि यह वसंत का मौसम था। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। डकोटा ने उसकी बढ़ी हुई हाथ को स्वीकार किया, जो उसे उठने में मदद करने के लिए था, लेकिन जैसे ही उसके दस्ताने की उंगलियां उसने अपनी खुली हुई हाथ को अपनी जेब में डाल लिया, डकोटा ने खुद से खड़ा होकर खुद को झाड़ते हुए उस आदमी के चेहरे को बेहतर ढंग से देखा। क्या मैं तुम्हें जानती हूं? उसने पूछा। उसे यह चेहरा पहचाना हुआ सा महसूस हुआ, लेकिन वह इसे ठीक से नहीं पहचान पा रही थी। उसकी बात सुनते ही उसने अपना चेहरा अपनी जैकेट के कॉलर में छुपा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? डकोटा ने फिर से पूछा। वह आदमी एक घबराहट भरी हंसी हंसा। तुम क्या हो, पुलिस वाले या कुछ? उसने अपनी जेब से हाथ निकाला, लेकिन दस्ताना गायब था, और उसने अपना कॉलर और ऊंचा कर लिया, जिससे डकोटा को उसके हाथ पर एक नजर गई। उस आदमी के नाखूनों के नीचे मिट्टी थी, जैसे वह कुछ खोद रहा हो, और उसकी उंगलियों पर घास के दाग थे। एक सेकंड बाद डकोटा ने देखा कि उस हाथ में केवल 4 अंगूठे थे। तुम्हारे पिंकी उंगली को क्या हुआ? डकोटा ने पूछा। यह स्वाभाविक था। उसकी मां हमेशा कहती थी कि उसे पुलिस अधिकारी या पत्रकार बनना चाहिए। डकोटा को अभी भी अपनी मां की आवाज सुनाई देती थी, जो कह रही थी, तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछती हो लड़की। मैं बियर हूं, उस आदमी ने कहा। सवाल को टालते हुए अपना नाम बताया और बिना एक शब्द कहे चला गया। डकोटा चाहती थी कि वह उसे आवाज दे, लेकिन उसने सोचा कि क्यों उसे परेशान करे। उसे जरूर उस जैसे व्यक्ति के पास ऐसे बेकार सवालों के जवाब देने से कहीं ज्यादा जरूरी काम होंगे। फिर भी उसके मन में कई सवाल थे। वह कहां जा रहा था? वह कहां से आया था? उसके पास केवल 4 अंगुलियां क्यों थी? उसके पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने उन्हें किनारे कर दिया और घर वापस चली गई, ताकि वह किताब पूरी कर सके जिसे वह पढ़ना नहीं चाहती थी। डकोटा फिर से डेस्क पर बैठ गई और अपनी सामने रखी किताब को देखा। उसने फिर से संकोच किया, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी और वह दूसरे अध्याय को खोलकर फिर से पढ़ने लगी। डोर 1, हियर पिगी पिगी। हियर पिगी पिगी। पिगी शब्द किसी पात्र या प्रतीक का नाम हो, या यह किसी के लापता या कहीं छिपे हुए होने के संदर्भ में एक संकेत हो सकता है। यह एक रहस्यमयी और दिलचस्प पहलू हो सकता है, जो अगले घटनाक्रमों की ओर इशारा करता है। कॉनर और केट एक दूसरे को पकड़े हुए अंधेरे कुएं में यात्रा कर रहे थे। ऊपर से आने वाली रोशनी अभी भी दिखाई दे रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। रस्सी और बाल्टी ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई चरमराती थी। केट का पेट दर्द होने लगा था और वह निरंतर झूलने से चक्कर महसूस करने लगी थी। दूसरी ओर कॉनर अपनी नजर ऊपर उस रोशनी पर बनाए हुए था। वे तब रुक गए जब नीचे से एक नई रोशनी दिखाई दी। कुआं अब धीरे धीरे फैलता हुआ दिख रहा था, और अब इसमें एक छोटा दरवाजा था, जो एक सामान्य घर के दरवाजे जैसा दिखाई दे रहा था। एक छोटा बल्ब, जो एक चेन से लटका हुआ था, झूलते हुए उनके ऊपर से आते समय रोशनी दे रहा था। महिला ने रस्सी को एक लोहे की हुक से बांध दिया और बच्चों को बाल्टी से बाहर निकलने के लिए कहा। उन्होंने चाबी का गुच्छा अपनी जेब से निकाला और केट को दिया, जो उसे ध्यान से देखकर महिला की ओर देख रही थी।
जो उसके पास खड़ी थी। चाबी नंबर 1, महिला बोली। दरवाजे के लिए चाबी नंबर 1 ढूंढो। उसकी आवाज में एक डरावनी लहजा था, जिससे केट को महिला की इच्छाओं के खिलाफ जाने से डर लग रहा था। केट ने पहली चाबी लकड़ी के दरवाजे में डाली और उसे घुमा दिया, जिससे दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे का खुलासा हुआ। महिला बच्चों को जल्दी से अंदर ले गई और दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वे पूरी तरह से अंधेरे में थे। महिला ने एक चेन खींची और कमरे में हल्की सी झपकी वाली रोशनी फैलाई। बच्चे अपनी आंखें झपकते हुए प्रकाश के अनुकूल हो गए। कमरे के बीच में एक लंबी मेज थी, जिस पर खाने के ढेर सारे सामान थे। कपकेक, कुकीज, कैंडीज, टार्ट्स और छोटे केक थे, और बीच में सबसे बड़ा केक था, जो बच्चों ने कभी देखा था। कॉनर और केट की आंखें चौड़ी हो गईं और वे मेज के पास दौड़ पड़े। वे मेज पर हाथ रखकर ऊपर की ओर देख रहे थे, क्योंकि मेज बहुत ऊंची थी। उन्हें ऊपर तक पहुंचने के लिए अपने पैर की उंगली पर खड़ा होना पड़ रहा था। कॉनर, जो ऊंचा था, उसने मेज के ऊपरी हिस्से से एक कुकी ली और खा ली, जबकि उसकी बहन केट कपकेक और किसी भी अन्य मिठाई को हाथ में भरकर खा रही थी। केट मुख्य रूप से मेज के किनारे पर काम कर रही थी। दोनों एक एक कौर लेकर पहले खुद खा लेते, फिर दूसरी वस्तु पर शिफ्ट हो जाते। महिला बच्चों को मेज के चारों ओर दौड़ते हुए देख रही थी। उनके हाथ जो भी कुछ लग रहा था, उसे उठा रहे थे। डकोटा ने किताब बंद की और अपने डेस्क के ऊपर दीवार पर लगे घड़ी को देखा। शाम के 7:45। घड़ी को देखकर उसने गहरी सांस ली। उसने कुर्सी को डेस्क से बाहर खींचा और फर्श पर कदम रखा। जब वह पहले आई थी, उसने फर्श तक फैले कालीन को ध्यान से नहीं देखा था। डकोटा अपने बैग की ओर बढ़ी, जो अब भी फर्श पर पड़ा हुआ था, और उसने उसमें से अपनी नोटबुक निकाली। वह नोटबुक को खोलकर डेस्क के पास वापस आई। नोटबुक को डेस्क पर रखते हुए उसने उसे बीच से खोला। उसने पन्ने पलटे और एक खाली पन्ने की तलाश की। हर पन्ने पर काले पेन या पेंसिल से स्क्रिबल्स थे। जब उसने एक खाली पन्ना पाया, तो उसने उस पर कुछ लिखा। गेट 1, पिगिशनेस। पिगनेस का मतलब होता है सुअर जैसी आदतें या गुण। यह शब्द अक्सर स्वार्थी, गंदे या असभ्य व्यवहार को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह पिछले पन्नों पर गई और अपनी मां की फाइलों से जुड़े समाचार पत्र के कतरनों और खुरदुरे नोट्स को देखा, जो पन्नों पर भरे हुए थे। हर कतरन कुछ इस तरह पढ़ी जाती थी। गुमशुदा बच्चा। माता पिता ने झूठे नाम पर एक बेबीसिटर को रखा, जिसके बाद बच्चा लापता हो गया। दकोटा ने उससे पहले वाले पन्ने को पलटा। उस पर उसी मामले से जुड़े और भी नोट्स थे। उसने बार बार उन शीर्षकों को पढ़ा। गुमशुदा बच्चा। बहन अपने घर से बेबीसिटर के साथ निकलती है। ताजा खबर। जांच अधिकारी यंग की सबसे छोटी बेटी लापता। 2 साल बाद खेत के बीच में बच्चे का शव मिला, जला हुआ और नग्न अवस्था में। शोक संदेश। फियोना यंग की आज सुबह आत्महत्या से मृत्यु हो गई। दकोटा ने तंग होते हुए नोटबुक को जल्दी से बंद किया और उसे खुद से दूर धकेल दिया। यादें फिर से उसके अंदर बहने लगी थी। वह अपनी मां की आंखों से सब कुछ महसूस कर सकती थी। अनिद्रा रातें, विश्वास की कमी के पल, नफरत, हार के पल और गुस्से के पल। दकोटा ने अपनी उंगलियों से कुछ इंच दूर रखी हार्डकोर किताब को देखा। तुम यह कर सकती हो, उसने खुद से कहा। उसने फिर से किताब खोली और पन्ने पर देखा, जहां उसकी नोटबुक अभी भी खुली थी। उसने नोट्स लेने का इरादा किया था। डॉ 2, थ्रू द ग्लास ऑफ इनर ब्यूटी। आंतरिक सुंदरता, शीशे के माध्यम से। महिला ने बच्चों को पीठ पर थपथपाया और उन्हें फिर से बाल्टी में डाल दिया। खाने से वे थक गए थे। वे और नीचे गए, जब तक बाल्टी फिर से नहीं रुक गई। एक लैंप की रोशनी ने बच्चों के चेहरे को रोशन किया। इस बार दरवाजे पर नंबर 2 खुदा था। जैसा पहले हुआ था, तीनों बाल्टी से बाहर निकले और प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। इस बार कॉर्नर ने दरवाजा खोला, लेकिन इस कमरे में बल्ब नहीं था। इसके बजाय इसमें रंग बिरंगे सर्कस लाइट्स थी। दरवाजे से कुछ कदम दूर एक हॉलवेज था, जो एक फनहाउस के प्रवेश द्वार जैसा था। केट सबसे पहले अंदर गई। दीवारों पर विभिन्न आकारों और प्रकारों के शीशे लगे हुए थे। केट ने कॉर्नर का हाथ पकड़ा और उसके साथ शीशों के गलियारे में दौड़ पड़ी। वे एक एक करके रुकते हुए हर शीशे के सामने गए।
ये सामान्य फनहाउस के शीशे नहीं थे। ये अव्याख्येय था। लेकिन दूर बाएं वाले शीशे में केट अपनी शादी के दिन को देख रही थी। इसके ठीक सामने वाले शीशे में कॉनर अपने बेटे के जन्म को देख रहा था। दाहिने वाले शीशे में केट अपनी बेटी के पहले जन्मदिन को देख रही थी। हर शीशा उन्हें उनके बड़े होने के बाद की तस्वीरें दिखा रहा था। यह अजीब और असंभव था, लेकिन जुड़वां बच्चों की आंखों में यह सब समझ में आ रहा था। बच्चे शीशों के गलियारे में दौड़ते रहे, जबकि महिला अपनी छाती पर हाथ बांधे खड़ी रही और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। केट सबसे पहले थक गई। उसने सारे शीशे देखे थे और अब वह कमरे से बोर होने लगी थी। वह चारों ओर घूमने लगी, एक नया शीशा ढूंढने की कोशिश करती हुई। वह कमरे के पिछले हिस्से में गई और एक पर्दे के पीछे से एक ऐसा शीशा पाया जो कमरे के बीचों बीच रखा था और उस पर मोटा महरून रंग का चादर ढंका हुआ था। यह शीशा केट के सिर से कुछ फीट लंबा था। केट शीशे के सामने खड़ी हुई। उसने चादर को हाथ में लिया और उसे शीशे से हटा दिया, जबकि वह चादर धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। शीशे के दोनों ओर एक जैसे दो मंदिर थे, जिनके किनारों पर हाथ से उकेरी गई सांप की आकृतियां चल रही थी। केट इस शीशे की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अपने हाथ से शीशे को छुआ और उसके अंदर देखी गई छवि पर मुस्कुराई। उसने कभी यह महसूस नहीं किया था कि वह कितनी सुंदर थी। उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि उसके भूरे बाल कितने मुलायम और सुंदर तरीके से उसके कंधों तक गिरते थे, या कैसे उसकी चमकदार हरी आंखें रोशनी में दमकती थी। उसके गाल गुलाबी और भरे हुए थे। उसकी त्वचा साफ और मुलायम थी। उसने खुद को मुस्कुराते हुए देखा और उसकी मुस्कान के साथ वो डिंपल भी थे जिन्हें उसने भुला दिया था। काफी समय हो गया था जब उसने इस तरह मुस्कुराया था। लेकिन जैसे ही वह शीशे के करीब आई, उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। केट ने देखा कि उसकी चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी ऊपरी होंठ धीरे धीरे निचली होंठ के ऊपर बंद हो गई और अब वह उन्हें अलग नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काले हो गई और उसके बाल ऐसे लगने लगे जैसे चिकड़ों के खिलाफ पूसा हो, और उसके गाल जो पहले मुलायम थे अब लगभग सैंडपेपर जैसे लगने लगे थे, क्योंकि उनकी गुलाबी रंगत चली गई थी और उसके स्थान पर बैंगनी दाग उभर आए थे। उसके होंठ फटना और सिकुड़ने लगे थे। उसकी अंगुलियों में धीरे धीरे ग्रे रंग आने लगा था जब वह उस आंतरिक सुंदरता के शीशे में देख रही थी। डकोटा ने चैप्टर खत्म नहीं किया। उसे पढ़ते हुए वो लगभग बीमार महसूस कर रही थी। वह इस चैप्टर को और नहीं पढ़ना चाहती थी। उसे पहले ही इसका परिणाम पता था। वे अगले दरवाजे तक पहुंचने वाले थे, लेकिन वह उस निर्दोष छोटी लड़की के दर्द को पढ़कर और नहीं सह सकती थी। डकोटा ने कुछ घंटों का ब्रेक लिया और 10:49 रात को फिर से पढ़ना शुरू किया। अपने ब्रेक के दौरान उसने अपने नोटबुक में और भी नोट्स लिखे। चैप्टर के बारे में उसके द्वारा लिखा गया एकमात्र नोट था, जेट टू कॉन्सिडेड इन लव विद हियरसेल्फ, घमंडी खुद से प्यार करने वाली। डकोटा ने किताब उठाई और उसे लकड़ी के बिस्तर पर रखा जो डेस्क के सामने था। उसने चैप्टर 3 के आखिरी पन्ने और चैप्टर 4 के पहले पन्ने को छोड़ दिया, क्योंकि किताब अब कुछ हद तक दोहराव वाली लगने लगी थी। डोर 3, जेलस लिटिल बॉय। जब दरवाजा बंद हुआ, महिला ने एक और चेन खींची और कमरे की रोशनी बढ़ गई। जब बच्चों की आंखें फिर से ढलने लगीं, तो उन्होंने खुद को बाहर पाया। जो लकड़ी पहले उनके नंगे पैरों के नीचे थी, वह अब गीली और घास से ढकी हुई थी और नमी वाली हवा में ओक और बर्च के पेड़ों की महक आ रही थी। वे एक जंगल में थे। चांद आकाश में टंगा हुआ था, जबकि पहले के कमरों में लटकते बल्ब थे। लेकिन यह चांद भी उसी तरह से घास वाले क्षेत्र को रोशन कर रहा था जैसे वे बल्ब करते थे। महिला ने केट का दाहिना हाथ लिया, जबकि उसके भाई ने उसका बायां हाथ पकड़ा और महिला ने उन्हें एक पेड़ की ओर ले जाना शुरू किया। केट को अपनी पजामा की जेब में कुछ हलचल महसूस हुई। कुछ छोटा और मुलायम उसकी जेब में इधर उधर हिल रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक चूहे को उसकी लंबी गुलाबी पूंछ से खींचते हुए बाहर निकाला। केट चीख पड़ी और चूहे को जमीन पर गिरा दिया, फिर उसे घूरते हुए देखती है जैसे वह जल्दी से एक बिल में घुस जाता है।
महिला जमीन पर बैठी और घास में हाथ डालकर कहा, यह हमारे दोस्त है। फिर उसने सीटी बजाई। इसके बाद एक और सफेद चूहा बिल से बाहर निकला और केट की टांग चढ़ते हुए उसकी पजामा की जेब में समा गया। एक और चूहा उसकी पीठ पर रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसकी पूंछ ने उसकी त्वचा को छुआ, जिससे उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसे इसे झाड़ने का मन हुआ, लेकिन महिला ने जो कहा था उस पर विश्वास करते हुए वह चूहे को जाने देती है। महिला केट को यह सब करते हुए देख रही थी और उसकी मुस्कान में एक रहस्यमय सा आनंद था। केट हंसी में झूमते हुए अपनी बाहों को फैलाकर चूहों को एक से दूसरी हाथ में उछालने लगी। अब तक 4-5 चूहे उसके शरीर पर दौड़ते हुए उसकी पीठ और हाथों से खेल रहे थे। एक चूहा उसकी सिर के ऊपर बैठा था, लेकिन कॉनर को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे जलन होने लगी। वह महिला से दूर जाकर अपनी बहन के पास आता है। वह चूहे को देखता है और उसे देखकर उसकी जलन और बढ़ जाती है। वह बहन से चूहे को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने चूहे को हाथ से पकड़ा, चूहे ने उसके अंगूठे पर काट लिया। कॉनर ने देखा कि उसका अंगूठा खून से भर गया और उसने मुंह में अपनी अंगूठी डाली, जबकि वह चूहे को गुस्से से घूरता रहा। केट हंसी में कहती है, वह तुमसे प्यार नहीं करता। कॉनर ने देखा कि उसका अंगूठा खून से भरा हुआ था और वह चूहे को घूरता हुआ मुड़ गया। महिला भी उसे चुपचाप देख रही थी और अब चूहे के खेल में उसकी राक्षसी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। वह सोच रही थी, वे दोस्त है। महिला ने कॉनर का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बहन से दूर ले जाने की कोशिश की। वे मुझे पसंद करते हैं, केट ने हंसी में कहा। यह शुरुआत हुई थी जब 2 चूहे उसकी पीठ पर दौड़ने लगे, फिर 3 और जुड़ गए, फिर 4 और चूहे दौड़ने लगे। छोटे सफेद चूहे उसकी बॉडी पर दौड़ रहे थे और हर कदम पर वह उसे गुदगुदी कर रहे थे। एक चूहा तो उसकी सिर पर ही बैठ गया। कॉनर को अब जलन होने लगी। कॉनर ने वृद्ध महिला से अपना हाथ छुड़ाया और अपनी बहन के पास गया, जो अपनी बाहें फैलाकर खड़ी थी ताकि चूहे एक हाथ से दूसरे हाथ तक दौड़ सके। उसने उस चूहे को देखा जो उसकी सिर पर बैठा था और मुस्कुराया, लेकिन जब उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो चूहे ने उसके अंगूठे पर काट लिया। वह काटना किसी चूहे जैसा नहीं था, बल्कि किसी कुत्ते की तरह था। उसने अपनी जबड़े से आवाज की, जैसे वह किसी चीज को चबा रहा हो। केट हंसी। वह तुमसे प्यार नहीं करता, उसने मजाक किया। कॉनर ने अपनी अंगूठे के सिरे पर गहरे कांटे का निशान देखा। उसने अंगूठे के सिरे को मुंह में डाल लिया और उस चूहे को घूरते हुए कहा, कुछ बुदबुदाया। जॉर्जिना ने उसे अपनी बहन और चूहों को घूरते हुए बुदबुदाते हुए सुना। डकोटा ने पढ़ना बंद किया और अपने हाथ पर नजर डाली। उसने नोटिस नहीं किया था कि वह अपनी कलम से डेस्क की लकड़ी पर गोल गोल आकर बना रही थी, जो उसे यह भी पता नहीं था कि वह पकड़े हुए थी। उसने झटके से कलम को नीचे रख दिया। अपना नोटबुक करीब खींचते हुए डकोटा ने संकोच करते हुए फिर से कलम उठाई और पन्ने पर कुछ लिखा। गेट 3, प्यार की भूख की शुरुआत। उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ कि यह अध्याय पिछले अध्यायों जितना बुरा नहीं था। डकोटा ने फिर से कलम नीचे रख दी। वह चाहती थी कि रात खत्म होने से पहले वह किताब का आखिरी पन्ना पढ़ ले, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर पाएगी। उसने घड़ी की ओर देखा, जो 12:09 दिखा रही थी। एक लंबी आह भरते हुए डकोटा बिस्तर से उठी और किताब को डेस्क पर रख दिया। वह कल सुबह नाश्ते के बाद पढ़ाई पूरी कर लेगी। उस रात डकोटा ने सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसने खुद को उस बाल्टी में देखा जो गड्ढे में नीचे जा रही थी। उसने खुद को एक छोटी बच्ची के रूप में देखा जो गड्ढे में भेजी जा रही थी और वह जहां भी जाता वहां जाने के लिए। जब रात के 12:52 थे तो उसने सोने की कोशिश छोड़ दी। थकी हुई आंखों से वह बिस्तर से बाहर उठी और फिर से डेस्क पर बैठने के लिए चल पड़ी। वह थकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने किताब को देखा उसका मन दौड़ने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने में एक गुब्बारा फुलाया जा रहा हो जब उसने किताब को अगले अध्याय पर खोला। दरवाजा 4, हार्लेक्विन गर्ल। जैसे जैसे बच्चे गड्ढे में और नीचे जा रहे थे, केट का पसीना बहने लगा। तंग जगह में गर्मी बढ़ती जा रही थी और यह जगह और भी छोटी होती जा रही थी। गर्मी
साथ ही बाल्टी के नीचे जाने की चरमराती आवाज लगभग उसे सोने के लिए लुल कर रही थी। कॉन्नर ने देखा कि केट की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, जैसे वह शांति से सोने जा रही थी। उसकी नजर भारी थी, क्योंकि वह अपनी बहन को घूर रहा था। क्या हुआ कॉन्नर? बूढ़ी महिला ने पूछा। वह हमेशा जो चाहती है वही पाती है, उसने दांत पीसते हुए जवाब दिया। और हर कोई हमेशा उसे अच्छा समझता है और सभी उसे पसंद करते हैं। मेरे साथ ऐसा कब होगा? मुझे लगता है कि तुम्हें यह अगला दरवाजा पसंद आएगा, महिला ने कहा, जब वे दरवाजा 5 के पास पहुंचे। यह तुम्हारा दरवाजा है। डकोटा ने आगे पढ़ते हुए पाया कि वे दरवाजे के भीतर प्रवेश करते हैं। केट पहले कमरे में गई। कॉर्नर कुछ कदम पीछे पीछे आया, महिला द्वारा कही गई बातें याद करता हुआ। वो मुस्कुराया, जैसे ही कुछ दीवारों के नीचे भागते हुए दिखाई दिया। केट ने भी मुस्कुराया। ये वही चूहे थे जो पहले थे। लकड़ी की फर्श गहरी और कमरे की रोशनी मंद थी, और चूहे देखना मुश्किल थे। केट उनके पैरों की आवाजें सुन सकती थी। फिर उसने महसूस किया कि एक चूहा उसकी एड़ी से चढ़ते हुए उसके पेट तक पहुंच गया। वह चूहा पहले वाले चूहों से कहीं लंबा महसूस हुआ। केट ने महसूस किया कि चूहा जैसे ही उसकी पीठ पर चढ़ने लगा, फिर उसकी गर्दन के किनारे से होते हुए उसकी टांगों तक वापस गिर गया। ये एक सांप था। सांप ने अपनी राह पीठ की हड्डी के साथ ऊपर चढ़ी, नीचे उतरी, जबकि उसका भाई चौड़ी आंखों से देख रहा था। महिला ने कॉर्नर से कहा कि सांप उसका दोस्त है। सांप ने केट के कंधों पर लपेटते हुए उसके हाथों पर चढ़ना शुरू किया। कॉर्नर ने सिर घुमाया जब सांप ने केट के मुंह के पास अपनी मुंह खोलने की कोशिश की। डकोटा ने तुरंत पढ़ना बंद कर दिया। उसने बात समझ ली थी, और वह इस छोटे बच्चे को एक विशाल तेज दांत वाले जानवर के सामने खड़ा नहीं देखना चाहती थी। उसने अपनी कलम उठाई और पन्ने पर कुछ लिख। गेट 4, जेलसी ऑफ अफेक्शन, स्नेह की जलन। डकोटा ने अपनी कलम नीचे रख दी। उसने अगले अध्याय की ओर मुड़कर फिर से पढ़ना शुरू किया। दरवाजा 5, कभी माफ मत करना लेकिन हमेशा भूल जाना। कोन्नर दरवाजे से होकर बाहर निकला, और उसकी बहन कुछ कदम पीछे चल रही थी। डकोटा ने महसूस किया कि उसकी आंखें भारी हो रही थी और सिर हल्का सा झुकने लगा था, जिससे वह डेस्क से टकरा गई और एक छोटे से ठहाके के साथ जाग गई। उसने अपनी आंखों से नींद को झटका और पन्ने की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ मिनटों का समय खो दिया हो। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह अपनी कलम फिर से पकड़ चुकी थी। उसने अपनी नोटबुक पर जो कुछ लिखा था उस पर नजर डाली और किताब को दूर धकेल दिया, क्योंकि पन्ने पर जो लिखा था वह उसकी चौंका देने वाली जांच थी। उसने अपनी कलम को चौंकते हुए छोड़ दिया, और जो उसने पन्ने पर लिखा था वह था, गेट 5, आलस्य ही तुम हो। डकोटा उठी और डेस्क से पीछे हट गई। आलस्य। उसने अपनी नोट्स पलट कर देखा और उसमें एक पैटर्न पाया। मिठाई की मेज पर लोभ और अतिभोग, हंसी के आईने में घमंड, चूहों और सांप के साथ गर्व और ईर्ष्या। यह थे 7 घातक पापों में से 5। डकोटा ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा। 7 घातक पाप उपयोग किए गए। लोभ, अतिभोग, घमंड, ईर्ष्या और आलस्य। नहीं उपयोग किए गए, गर्व और क्रोध। डकोटा ने अपना पेन नीचे रखा और सिर को मेज पर टिका दिया। उसने पौराणिक कथाओं का अध्ययन किया था और अपना पहला शोध हेड्स के द्वार की कथा पर लिखा था। उसका पहला साहित्यिक पेपर 7 पापों पर था। अब तक उसने इस संबंध को कैसे नहीं पहचाना था। उसने सिर उठाया और घड़ी की ओर देखा। रात के 1:23 रहे थे। उसने समय को बदलकर 1:24 होते देखा, फिर किताब की ओर वापस देखा। डकोटा कल्पना कर सकती थी कि अन्य अध्यायों में क्या होगा, लेकिन किसी तरह वह जानना नहीं चाहती थी। उसे यह भी याद नहीं आ रहा था कि उसने आलस्य शब्द कब लिखा था, या उसने किताब का वह अध्याय कब पढ़ा था। उसने नीचे देखा और पाया कि वह 7वें अध्याय तक पहुंच चुकी थी। आधी किताब खत्म हो गई है। उसने खुद को दिलासा दिया। दरवाजा 6, ईर्ष्यालु छोटे लड़के और हार्लेक्विन लड़कियां। केट ने सांप के काटने के निशान पर खुजली की, जो उसे दरवाजे नंबर 5 के पीछे मिला था। उसका भाई कुछ कदम पीछे चल रहा था, अपनी दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हुए। उसकी अंगूठी अभी भी चूहे के काटने से दर्द कर रही थी, लेकिन उसका दर्द अपनी बहन के दर्द से मेल नहीं खा सकता था।
जुड़वां आमतौर पर एक दूसरे के पास चलते थे, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। दोनों जुड़वां, जिनकी एक जैसी भूरी बालों की जटिलता, हरी आंखें और पतली होंठ थीं, जो सीधे दांतों को छिपाती थी, एक दूसरे से बहुत दूर रहते हुए कमरे के बीच में पहुंच गए। कमरा अंधेरा था, दीवारों या जमीन पर कुछ भी नहीं था। महिला ने बच्चों को पीठ के बल खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के पास खड़ा होने से मना कर दिया। महिला बच्चों से दूर चली गई। जब वे अंधेरे कमरे के बीच में खड़े थे, दोनों जुड़वाओं को उस अंधेरे से डर लग रहा था जो उन्हें घेर रहा था। वे कमरे की खामोशी को सुनते रहे। अब जो आवाज वे सुन सकते थे, वह केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज और उनके दिलों की धड़कनें थीं। वे एक दूसरे से सांत्वना लेने या अपने गुस्से को छोड़ने के लिए एक दूसरे की ओर मुड़े नहीं। वे कुछ समय तक अंधेरे में अकेले खड़े रहे, जब तक केट ने महसूस किया कि कॉनर की पीठ उसकी पीठ से लगी थी, लेकिन उसने यह जानने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब एक हाथ ने उसकी पीठ को छुआ, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को फिर से दरवाजे पर पाया, जहां उसका भाई और बूढ़ी महिला उसके पास खड़े थे। उसका भाई उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था, और वे दोनों फिर से बाल्टी की ओर चल पड़े। डकोटा ने किताब नीचे रख दी और डेस्क के सामने पर्दा बंद करने के लिए खड़ी हो गई। जब खिड़की ढक दी गई, तो वह अपने बैग की ओर गई और विश्वविद्यालय का ब्रोशर बाहर निकाला। वह क्रिएटिव राइटिंग और कविता के लिए कॉलेज जाना चाहती थी, और पत्रकारिता को वह ऐसा करियर मानती थी जिसे वह एंजॉय कर सकती थी। लेकिन जब उसे प्रेस पास मिला, उसके कुछ समय बाद ही उसकी मां का निधन हो गया, और धीरे धीरे उसका पत्रकारिता में रुचि खत्म हो गई। उसकी मां ने आत्महत्या की थी, और उसके बाद डकोटा गहरी अवसाद में चली गई। वह केवल उदास कविता और मृत्यु हानि पर गहरे क्रिएटिव लेख लिख सकती थी। उसे पता था कि यह सब थोड़ा घिसा पिटा था, लेकिन उसके पास और कुछ करने को नहीं था। एक दिन डिटेक्टिव मैकडॉनल्ड ने उससे उसकी मां के उन फाइल्स को भेजने के लिए कहा जो उनकी मृत्यु से पहले नहीं भेजी गई थी। डकोटा के पास मां के स्टडी रूम में जाकर फाइल्स ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अब भी उस पल को याद कर सकती थी जब वह अपनी मां की डेस्क पर बैठी थी, उनकी लैपटॉप को खोला था और हजारों फाइल्स को स्कैन कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां करती थी। जैसे ही वह फाइल्स देख रही थी, उसने एक फाइल पर अपनी बहन का नाम देखा। डकोटा की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। घंटों तक उसे देखने के बाद आखिरकार उसने फाइल खोली। उसने पढ़ा कि जांचकर्ताओं को संदेह था कि उसकी बहन का अपहरण उसी आया बेबीसिटर ने किया था जिसने अन्य बच्चों का किया था। डकोटा ने पुलिस रिपोर्ट, अखबार की कतरने और उसकी मां द्वारा इकट्ठा की गई बाकी जानकारी पढ़ी, जब तक कि उसे एक प्रविष्टि नहीं मिली जो उसकी मां फियोना ने लिखी थी। इसमें एक अजीब सी किताब का जिक्र था जिसे फियोना की डेस्क की सबसे ऊपर की लॉक की हुई दराज में पाया जा सकता था। डकोटा ने यह प्रविष्टि डिटेक्टिव मैकडॉनल्ड को भेजी गई फाइल्स में शामिल नहीं की, क्योंकि वह मानती थी कि किसी और को उसकी मां के अंतिम विचारों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि प्रविष्टि में लिखा था, वाकई वहां एक किताब थी, साधारण भूरे कागज में लिपटी हुई, जो फियोना की डेस्क की सबसे ऊपर की दराज में बंद थी। शुरुआत में उसे खोलने से डकोटा डर रही थी, यह सोचकर कि उस कागज के अंदर क्या हो सकता है। फिर उसने अपनी मां की डेस्क पर रखी खाली कॉम्पोजिशन नोटबुक खोली और लैपटॉप पर ब्राउज़र विंडो खोलकर अपनी मां के केस फाइल्स में शामिल हाल ही में गायब हुए 2 बच्चों के नाम सर्च करने लगी। वज़ाक 12, टिमोथी व्हाइट, जन्म 2008 में जॉर्जिया में हुआ, 20 जून 2015 को साउथ कैरोलिना में लापता हुआ। माता-पिता अभी भी जीवित है। मोंटाना में स्थानांतरित हो गए शरीर के टुकड़े और उथली कब्र में दफन मिला। 8 सितंबर 2015 को उसके लापता होने के 2 महीने बाद एक महिला ने, जिसे जूलिया लेन कहा था, ने उसे उनके घर से पाया। महिला का विवरण: मध्य आयु वर्ग, घुंघराले बाल और कोमल चेहरा, करीब 5 फुट 5 इंच लंबी और 129 पाउंड वजन। डकोटा ने इस केस से संबंधित लेखों को प्रिंट किया और उन्हें नोटबुक के रेखांकित पन्नों पर चिपका दिया।
उसने उस लड़के के शव के जब्त होने की फोरेंसिक तस्वीरें भी प्रिंट की, साथ ही एक तस्वीर भी जिसमें वह घटना से पहले था। उसने अगले शिकार का नाम टाइप किया और पहले की तरह सारी जानकारी लिखी। हेरन 11, पॉलिना हैरिसन। जन्म 2010 में हाई पॉइंट, वर्जीनिया में हुआ। 4 जुलाई 2015 को साउथ कैरोलिना में लापता हुई मां को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में जेल भेजा गया। पिता उत्तरी केंटकी में अपने माता पिता के साथ रहता है। 1 अगस्त 2015 को हाईवे के किनारे सिर पर प्लास्टिक बैग और बाल, जीभ और नाखून हटाए गए पाए गए लापता होने के लगभग 1 महीने बाद घर से एक महिला ने उसे पाया, जिसने खुद को आना नॉर्थ कहा था। महिला का विवरण: मध्य आयु वर्ग, सीधे लंबे बाल और तीखा चेहरा, करीब 5 फुट 1 इंच लंबी और 137 पाउंड वजन। डकोटा ने पॉलिना की कतरनों और तस्वीरों के साथ भी वही किया। उसने ध्यान दिया कि वह सबसे छोटी नहीं थी जो लापता हुई, लेकिन उसने यह भी नोट किया कि उसे सबसे कम समय में पाया गया। पॉलिना उन 12 पीड़ितों में से 11वीं बच्ची थी। डकोटा ने सभी बच्चों के नाम और मृत्यु के कारणों की एक सूची बनाना जारी रखा। उसे यह सोचकर चक्कर आने लगे कि इन बच्चों को मरने से पहले क्या-क्या सहना पड़ा होगा। उम्मीद है कि उनके मरने से पहले ही यह सब कुछ हुआ होगा। उसे पहला बच्चा खोजने में काफी समय लगा, जो लापता हुआ था। उसे पन्नों के पन्नों को छानना पड़ा, तब जाकर उसे लिया ग्रे का नाम मिला। लिया वह बच्ची थी जिनमें डकोटा को सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि वह जिंदा पाई गई थी। अगर बिल्कुल भी, लिया उन बच्चों में से एकमात्र जीवित थी। 11 साल की उम्र में वह सबसे बड़ी थी। रउवन एलाइए ग्रे 11 साल की उम्र में सड़क के किनारे नजदीकी घातक सिर की चोटों के साथ पाई गई, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उसका दिल रुक गया। 3 मार्च को उसे पुनर्जीवित किया गया। आज भी जिंदा है। डकोटा ने लिया का फोन नंबर और ईमेल पता लिखने के बाद अन्य बच्चों के नाम भी अपनी सूची में दर्ज किए। डकोटा के दिल में गहरे में यह बात थी कि शायद वह अब 13 साल की हो चुकी लिया से संपर्क नहीं करेगी, लेकिन कम से कम उसने उसका जानकारी इसीलिए रखा था ताकि अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल कर सके। फिर उसने अपनी सूची जारी रखी। नंबर 2, आशली वॉटर्स पानी के साथ फेफड़ों में पाई गई। नंबर 3, विंसेंट बेकर गर्म तिल से जलने के निशान के साथ पाई गई। नंबर 4, टोनी वॉकर एशपिट में पाई गई, लेकिन किसी भी जलने के निशान के बिना। नंबर 5, क्रिस्टियन जॉनसन उसकी छोटी अंगुली और तर्जनी अंगुली गायब पाई गई। नंबर 6, क्वीन डेविस उसकी बाईं बाह को छोड़कर बाकी सब कुछ टूटी हुई पाई गई। नंबर 7, टेला एंड टारा वेस्टमोर ट्विंस उनके हाथ और टखने एक दूसरे से बांधे हुए पाए गए। और 8, एंथनी कूल लेकमरे के नीचे बालू में दबी हुई पाई गई। 10, डायना यंग एक खेत के बीच में नग्न और जलने के निशान के साथ पाई गई। पॉलिना के केस से बाहर क्लिक करने से पहले उसने एक लिंक पर क्लिक किया था जो एक पुलिस रिपोर्ट को दिखा रहा था। उस महिला का नाम जैकलीन जॉनसन था, जो एक 43 वर्षीय सेकेंड ग्रेड की टीचर थी। जैकलीन को फ्लोरिडा भेजा जाने वाला था, जहां उससे पूछताछ की जानी थी और मौत की सजा की संभावना थी। दरवाजे ने मुझे ऐसा करने को कहा था, जैकलीन बार बार फुसफुसाती रहती थी। दरवाजे ने मुझे ऐसा करने को कहा था। वह करेक्शंस अधिकारी जिसने उसके ब्लॉक की निगरानी की थी, उसने बताया कि जैकलीन हर रात सोने से पहले सलाखों के बीच फुसफुसाती रहती थी। दरवाजों के माध्यम से जाओ और तुम देखोगे, सारे 7 दरवाजे, सारे 7 दरवाजों से तुम बस जाओ और अपने बच्चों को ढूंढ लो। यह संदेह था कि वह सभी 12 गुमशुदगी और हत्याओं के लिए जिम्मेदार हो सकती थी, लेकिन इससे पहले कि उसे दोषी ठहराया जाता, उसने अपनी कोठरी में चादर से फांसी लगा ली। डकोटा ने अपनी मां के अध्ययन कक्ष में चक्कर लगाना शुरू किया। फोन को बार बार उठाकर रख देती थी। वह इस लड़की को परेशान नहीं करना चाहती थी, न ही उन भयानक यादों को ताजा करना चाहती थी, लेकिन उसे यह जानने की आवश्यकता थी। डकोटा ने फिर से फोन उठाया और अंततः नंबर डायल किया। जैसे ही फोन की घंटी बजी, उसने उसे काट दिया और फिर से चक्कर लगाना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने डेस्क पर बैठकर लड़की का नाम सर्च इंजन में टाइप किया। वह वेब पेज को स्क्रॉल करते हुए
एक न्यूज रिपोर्ट पर रुकी, जो उस रात की थी जब लिया को ढूंढा गया था। उसने वीडियो पर क्लिक किया और एक महिला को देखा जो सीधा उसकी ओर देख रही थी। महिला अपने हाथ में एक कागज लेकर बोल रही थी। युवा लिया ग्रे को आज सुबह एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। वह सड़क के किनारे पाई गई थी, सिर पर चोटों के साथ, जो एक हथौड़े से मारी गई थी। डकोटा ने अपनी ठुड्डी को हाथ में रखते हुए महिला को बात करते हुए सुना। युवती ने बताया कि उसे उसकी घर से अपहरण कर लिया गया था, एक महिला द्वारा, जिसने खुद को जेमी नाइट बताया। हालांकि पुलिस को विश्वास है कि यह एक नकली नाम था। लिया ने बताया कि उसे एक झील के पास एक कबिन में ले जाया गया था, जहां उसे जमीन में एक गड्ढे में भेज दिया गया था। डकोटा ने वीडियो को रोक दिया और उससे बाहर क्लिक किया। उसने झील के पास कबिन, बच्चों के अपहरण और गड्ढा शब्दों को सर्च किया। उसे 231 पेज मिले जो इन कीवर्ड्स से संबंधित थे। सभी पेज बच्चों के मामलों से जुड़े हुए थे। उसकी नजरें एक आर्टिकल पर पड़ी जो एक रहस्यमय किताब से संबंधित था। अचानक उसे विचार आया और उसने सर्च फील्ड में किताब जोड़ा। उसने नए परिणामों को स्कैन किया जब तक वह एक हेडलाइन पर नहीं पहुंची। पागल पुलिस वाला मानता है कि किताब एक हत्यारा है। उसने उसे स्क्रॉल करते हुए छोड़ दिया। वह फिर से पेज को स्कैन कर रही थी जब उसकी आंखें उस रहस्यमय किताब के शीर्षक पर पड़ी। उसने लिंक पर क्लिक किया और उसकी सामग्री को अपनी नोटबुक में संक्षेपित किया। 7 दरवाजों के माध्यम से। लेखक अज्ञात। ये दो बच्चों की कहानी जो जमीन में बने एक गड्ढे में उतरते हैं, जहां उन्हें एक बूढ़ी महिला ले जाती है जो खुद को आया बेबी सिटर के रूप में प्रस्तुत करती है। क्या यह सच्ची घटना है या काल्पनिक कहानी? डकोटा ने किताब के बारे में उन सिद्धांतों को पढ़ा जो बच्चों की मौतों और गायब होने के मामलों से जुड़ी हुई थी। अधिकांश लोग मानते थे कि यह एक संयोग था, हालांकि कुछ का मानना था कि इसका संबंध किसी संप्रदाय से हो सकता है। काबिन में डेस्क पर बैठकर डकोटा ने किताब के आखिरी अध्याय को खोला। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सीने में जो गुब्बारा भरा हुआ था वह धीरे धीरे पिचक रहा था। उसने यह कर लिया था। उसने किताब पूरी पढ़ ली थी। उसने गहरी सांस ली और फिर आखिरी अध्याय को देखने के लिए पन्ने की ओर देखा, और फिर उसने सीधे आखिरी कमरे में प्रवेश करने वाले त्रय के भाग को पढ़ा। जॉर्जिना ने देखा कि बच्चे उसके सामने कुछ कदम दूर चल रहे थे, एक दूसरे से काफी दूर। महिला मुस्काई और जैसे जैसे दोनों एक दूसरे से दूर होते गए, वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। हल्की सी रोशनी थी जो केवल दरवाजे के बाहर लगे लालटीन से आ रही थी। हालांकि रोशनी कमजोर थी, फिर भी वह देख सकती थी कि दोनों बच्चों के आसपास क्या हो रहा था। दीवारों से अजीब सी प्रजातियों का झुंड क्रॉलिंग करके बाहर निकलने लगा। ये प्राणी चारों पैरों पर चल रहे थे। उनके शरीर पतले थे और उनकी त्वचा मृत्युलोभी राखी थी। उनकी त्वचा इतनी तंग थी कि उनकी हड्डियां सतह से बाहर निकलती हुई लग रही थी। उनके जोड़ों का हिलना हर कदम के साथ दिखाई दे रहा था। जब वे बच्चों के करीब आते जा रहे थे, वे जमीन के करीब चलते हुए अपने पंजों की आवाज से फर्श को खरोंचते हुए बच्चों के पास पहुंच रहे थे। केट ने कन्नर की ओर देखा, जो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे आने वाले अजीब प्राणियों से बचा लिया। इन 8 प्राणियों में से सबसे बड़ा प्राणी बाकी सबसे आगे बढ़ा और बच्चों से सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपने पीले दांत दिखाए और अपने पंजे बच्चों की ओर उठाए। महिला ने धीरे से दरवाजा खोला और उन प्राणियों के समूह के बच्चों को घेरने के लिए छोड़ दिया। जब दरवाजा बंद हुआ तो अंदर से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। महिला ने अपनी उंगलियों से लकड़ी पर हल्के से थपथपाया और चीखों के साथ साथ गहरे गुर्राने और भयानक प्राणियों की आवाजें सुनी। वह दूसरी ओर पंजों की आवाज सुन सकती थी। फिर नाखूनों की खरोंचें लकड़ी पर सुनाई दी। महिला ने अपनी आंखें बंद की। यह उसके कानों में संगीत जैसा था। उसने अपना डरावना मुस्कान फैलाया और केट और कन्नर की लयबद्ध चीखों के साथ गुनगुनाई। कुछ पल बाद वह आवाजें शांत हो गईं। कुएं की गहरी गुफा में चारों ओर सन्नाटा छा गया। खून दरवाजे के नीचे से बहने लगा और महिला ने उस खून को लांघते हुए दरवाजा खोला। कन्नर और केट फर्श पर पड़े हुए थे। उनकी आंखें खोली और सुन्न थी।
उनके हाथ और चेहरे गहरे खरोंचों से भरे थे। उनके पजामे एक दूसरे के खून से सने हुए थे। उनके बालों के टुकड़े चारों ओर पड़े थे और ऐसा लगता था कि जानवरों ने उन्हें काटा था। वे लगभग पहचान में नहीं आ रहे थे। केट कन्नर की गोदी में लेटी हुई थी। वे एक दूसरे से जुड़े हुए मर गए थे। जन्म और मृत्यु में वे एक साथ थे। अब शांति है, महिला ने धीरे से फुसफुसाया, जो धीमे धीमे आवाजें उसके और बच्चों के आसपास आ रही थी। उसने देखा कि प्राणी अंधेरे में वापस लौट रहे थे, धीरे धीरे गुर्राते हुए। बच्चे आखिरकार सो गए। डकोटा ने किताब को डेस्क से दूर सबसे दूर की दीवार पर फेंक दिया। वह खुद को टेबल से दूर धक्का देकर किचन की ओर दौड़ी। पहले दराज में चम्मच, कांटे, कैंची और माचिस रखी थी। डकोटा ने कैंची उठाई। वह वापस डेस्क पर लौट आई और कारपेट पर घुटनों के बल गिरकर बैठ गई। उसने फर्श और उसके बीच की सारी चीजें खींचने लगी। उसकी उंगलियां कपड़े को खुरच रही थीं, जब अचानक उसकी नाखून किसी ऐसी चीज से टकराए जिससे दर्द हुआ और वह पीछे कूद पड़ी। उसने अपनी उंगली देखी और पाया कि उसमें एक बड़ी लकड़ी की किरच फंसी हुई थी। उसने हल्की आवाज में बड़बड़ाते हुए अपनी उंगली को मुंह में डाल लिया। फिर उसने अपने चारों तरफ बिखरे डीले ढाले सामान के ढेर की ओर देखा और आंखें घुमा ली। तभी उसकी नजर एक चीज पर टिक गई। फटे हुए कालीन के नीचे एक धातु का हैंडल था। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने कूड़े के बीच से झांकते उस हैंडल को देखा। यह असली था। तुमने इसे ढूंढ लिया, एक आवाज ने कहा जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिरकार तुमने इसे ढूंढ लिया। उसने एक बार फिर इधर उधर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अभी भी अकेली है। वहां उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन आवाज उसके पास से आई थी। वह तुम पर बहुत गर्व करेंगे, आवाज ने कहा, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन और मां का दिल टूट जाएगा। यह सुनकर उसे बेचैनी होने लगी। आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि यह किसकी है। उसने फिर से चारों तरफ देखा। क्या तुमने आखिरी पेज पढ़ा, आवाज ने पूछा। उसने उस जगह की ओर देखा जहां उसने किताब फेंकी थी, लेकिन अब वह किताब वापस डेस्क पर रखी हुई थी। सिर्फ तुम्हारे पास पहला और आखिरी पेज है, आवाज ने उसे धमकी भरे लहजे में बताया। डकोटा खड़ी हो गई और किताब की ओर देखा। वह कुछ क्षण के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी आखिरी पेज खोल लिया। उस पेज पर हाथ से लिखा हुआ एक उपसंहार, इपिलॉग था। हमारे लिए इसे पढ़ो, आवाज ने एक डरावनी फुसफुसाहट में कहा। डकोटा ने गला साफ किया। वह कांपते हुए स्वर में जोर से पढ़ने लगी। दो बच्चे, जुड़वां केट और कॉनर, एक लेखक की कल्पना से बने काल्पनिक पात्र हैं, लेकिन इस किताब के प्रकाशित होने की एक साल बाद गायब होने की घटनाएं हुई। जो कहानी काल्पनिक समझी जाती थी, वह बाद में एक मानसिक दृष्टि रखने वाली महिला, जोहाना रोलैंड का सपना निकली, जो दो बच्चों की एक युवा मां थी। डकोटा ने उस नाम को पढ़ने के बाद गहरी सांस ली, फिर पढ़ना जारी रखा। जब रोलैंड ने पहली बार किताब प्रकाशित की थी, तब वह अपनी क्षमता से अनजान थी और उन्हें लगा कि यह एक बुरा सपना था। लेकिन जब गायब होने की घटनाएं शुरू हुई, तो वह अजीब तरीके से जिम्मेदार महसूस करने लगी। उस महिला ने अपनी किताब से अपना नाम हटा लिया और महसूस किया कि उसकी एकमात्र मुक्ति आत्महत्या में थी। डकोटा रुकी। जोहाना रोलैंड ने अपनी जुड़वां बेटियों जूलिया रोलैंड और फियोना रोलैंड को छोड़ दिया। डकोटा ने किताब को मेज पर रख दिया और उसे बंद कर दिया। मैं अब और नहीं पढ़ सकती, उसने अपने दिमाग में गूंज रही आवाज से कहा। जोहाना रोलैंड उसका नानी का नाम था, उसकी मां की मां। डकोटा को याद आया जब जोहाना को मानसिक संस्थान में रखा गया था, क्योंकि वह पुलिस के पास जाकर कहती थी कि हत्याएं और गायब होने की घटनाएं उसकी गलती थी। डकोटा ने अपनी बहन, अपनी मां और अपनी नानी को खो दिया था, सिर्फ इस अभिशप्त किताब के कारण। उसने फर्श में बने हैंडल की ओर देखा और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। वह इस दुनिया में अकेली थी, सिर्फ इस दरवाजे के कारण। वह वापस जमीन पर बैठ गई और हैंडल को छुआ। जैसे ही उसने सांस ली, उसे पकड़कर भारी दरवाजा खोला। उसकी उंगलियों से छूते ही हैंडल ठंडा महसूस हुआ। उसने अपनी आंसुओं से भरी और आधी बंद आंखों से नीचे झांका, गहरी सांस लेते हुए सूखी हवा की गंध को महसूस किया,
जो पृथ्वी के गहरे अंधेरे गड्ढे से आ रही थी। रस्सी चट्टानी दीवार में बंधी हुई थी और उसे नीचे लटकती बाल्टी की परछाई हिलती हुई नजर आई। डकोटा खड़ी हुई और फर्श में बने कुएं जैसे गड्ढे में झांकने लगी। उसके मन में एक बीमार करने वाला ख्याल आया कि वह उस गड्ढे में उतर जाए और देखे कि क्या 7 दरवाजे वास्तव में मौजूद है। लेकिन वह यहां इसीलिए नहीं आई थी। डकोटा ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर से सूरज धीरे धीरे झांक रहा था। सुबह हो रही थी। उसने किताब पूरी कर ली थी और रात को काट लिया था। उसने अपना बैग निकाला, सिगरेट का पैकेट बाहर निकाला और आखिरी सिगरेट जलाने से पहले पैकेट को आग लगा दी। उसने इस आग से अपने बैग को जलाया जिसमें नक्शा, ब्रोशर और बाकी चीजें थीं। फिर उसने जलते हुए बैग को लकड़ी की डेस्क के नीचे फेंक दिया। उसने डेस्क से किताब उठाई, उसके कवर और सफेद पन्नों को आग लगाई और मुस्कुराते हुए किताब को कुएं में फेंक दिया। उसने देखा कि किताब के जलने से कुएं की दीवारों पर परछाइयां बन रही थी। उसने कुएं को फिर से ढक दिया, फिर फटे हुए कालीन के टुकड़ों को लाइटर से जलाया और जलती हुई लकड़ी की केबिन की छटकती आवाज को सुना। डकोटा पोर्च पर कदम रखी, सिगरेट को होठों से लगाकर जलाया और गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और धुएं को बाहर छोड़ते हुए कदमों से सड़क की ओर बढ़ी। उसने हर बार सांस खींचते हुए धुएं को अपनी फेफड़ों में भरने दिया, फिर जब छोड़ते हुए नाक से बाहर निकाला। उसने जलते हुए केबिन की आवाज सुनी, जैसे वह बस बस स्टॉप की ओर चल रही थी। उसने राहत और संतुष्टि से भरी एक छोटी सी मुस्कान दी। डकोटा बरामदे पर बाहर निकली, सिगरेट को अपने होठों से लगाया और उसे जलाकर गहरा कश लिया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और धुएं को छोड़ते हुए सीढ़ियां उतरकर सड़क की ओर बढ़ी। हर बार सांस लेने पर उसने धुएं को अपने फेफड़ों में भरने दिया और छोड़ते समय उसे अपनी नाक से बाहर निकलने दिया। वह जलती हुई केबिन की छटकती आवाज को सुनती रही, जबकि वह बस स्टॉप की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, राहत और संतोष से भरी हुई। चलते हुए उसने सड़क के किनारे झील में केबिन 20C की चाबी फेंक दी। ठीक उसी समय जब छत 4 दीवारों पर गिर पड़ी। जलती हुई केबिन को देखकर उसे हल्की हंसी आने का एहसास हुआ। डकोटा के बस में चढ़ने के 10 मिनट बाद दमकल विभाग पहुंचा। आग बुझा दी गई, लेकिन केबिन पूरी तरह जल चुका था और इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था कि उसकी मरम्मत संभव नहीं थी। आग बुझाने में 1 घंटा लग गया। घर पहुंचने पर डकोटा एल्मवुड कब्रिस्तान के मुख्य गेट पर गई। वह एकांत हिस्से में एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे छिपे हुए एक मकबरे की ओर बढ़ी, पंक्ति दर पंक्ति पत्थरों को पार करते हुए। मकबरे के चारों ओर लगे फूल मुरझाने लगे थे। डकोटा ने सूखे हुए फूलों को इकट्ठा किया और उन्हें किनारे फेंक दिया। वह मकबरे के सामने घुटनों के बल बैठ गई और अपने हाथ को पत्थर पर रखा। मैंने सब संभाल लिया मां, उसने कहा। मैंने यकीन दिलाया कि अब कोई उस केबिन में वापस नहीं जा पाएगा या उस गड्ढे में उतर पाएगा। यह सच था, आप सही थी। डकोटा खड़ी हुई और अपनी मां के मकबरे की ओर मुस्कुराई। और इसी के साथ ये स्टोरी यही समाप्त होती है।